साथियों नमस्कार। द टेलीग्राफ ने वो हिम्मत दिखाई है जो देश के किसी भी अखबार ने नहीं दिखाई। बला 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 का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण। यानी देश के प्रधानमंत्री ने जो संसद में 2 घंटे 14 मिनट का वक्तव्य दिया वो केवल उसकी नज़र में बकवास था। और जो भी संवेदनशील व्यक्ति होगा वो निश्चित तौर पर इस बात पर सहमति दर्ज करेगा कि जो प्रधानमंत्री ने आवाज़ जिस मुद्दे पर उठानी चाहिए थी वो चूक गए। मणिपुर का इतना संवेदनशील मामला होते हुए भी वो केवल 2 घंटे 14 मिनट में, वो भी 2.25 घंटे बोलने के बाद, दूसरों को नीचा दिखाने के बाद, दूसरों के ऊपर कटाक्ष करने के बाद मणिपुर पर वो 2.5 मिनट बोले हैं, केवल 2.5 मिनट। जबकि ज़रूरत इस बात की थी कि देश के प्रधानमंत्री और पूरा देश ये बात सुनना चाहता था कि मणिपुर में जो घटना घटी और डबल इंजन की सरकार होते हुए भी क्या कारण रहा कि वहाँ फेलियर हुआ, वहाँ महिलाओं के साथ दर्दनाक हादसे हुए और महिलाओं को नग्न करके सरे राह घुमाने का काम किया गया। बावजूद इसके वहाँ के मुख्यमंत्री किस कारण से बने हुए ये देश के प्रधानमंत्री संसद में बताते। उनकी क्या मजबूरी है बीरेन सिंह को कायम रखने के लिए, उनकी क्या मजबूरी थी कि राष्ट्रपति शासन लागू मणिपुर में नहीं किया गया। मणिपुर में 6000 एम्यूनिशंस, गोली और ऐसे हथियार लूट लिए गए, AK-47 से लेकर ऑटोमेटिक गन तक, जो हो सकता है कि आने वाले समय में सैनिकों के ऊपर, पहला मिलिट्री फोर्सेज के ऊपर या पुलिस के ऊपर उनको हथियार के तौर पर इस्तेमाल, जो एंटी सोशल एलिमेंट है वो करें। उन्होंने स्टेटस नहीं बताया कि 4000 जो FIR दर्ज करने का काम किया गया उनका निपटारा किस हालत में होगा और उनकी इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है और मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या प्लानिंग है, क्यों वो मणिपुर नहीं गए ये बताते कि अब तक वो मणिपुर पर क्यों नहीं बोले। अगर वो वीडियो सामने ना आती तो शायद देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। देश के प्रधानमंत्री ये बताते कि जब मणिपुर जल रहा था उस टाइम उनकी क्या मजबूरी थी कि वो दुनिया की सैर पर थे। दुनिया की सैर करना इतना ज़रूरी नहीं होता है जितना अगर अपने परिवार में आग लगी हुई हो उसको बुझाना, वहाँ शांति कायम करना। अगर किसी भी परिवार का मुखिया, अगर उसके परिवार में किसी भी माँ, बहन, बेटी के साथ इस प्रकार का अत्याचार हो तो वो अपने परिवार में हंस नहीं सकता। तो कौन सा मुंह लेकर के देश के प्रधानमंत्री संसद में हंसने का काम कर रहे थे और किस बात के लिए वाहवाही लूट रहे थे। इनके जितने भी सांसद वहाँ पर बैठे हुए थे वो किस बात के ऊपर तालियां बजा रहे थे। ये आपकी नाकामी का हस्ताक्षर है मणिपुर। और मणिपुर जिस तरीके से टूटने की कगार पर, हम ये कहेंगे कि वहाँ 2 समुदायों में एक दूसरे के खिलाफ खड़े होकर के जो कत्लेआम वहाँ पर करने का काम किया गया, वो ये बताते कि देश के सैनिक जो कारगिल युद्ध में जिसने अपना योगदान दिया, देश को बचाने के लिए, अपने आप को आहूत करने के लिए, अपने आप को ख़त्म करने के लिए बॉर्डर पर जो खड़ा रहा, उसका वक्तव्य था कि मैं देश को तो बचा पाया लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। जो नग्न घुमाने का काम किया गया था उसमें उस सैनिक की एक पत्नी भी थी। क्या ये शर्मसार नहीं करती? और देश में इस तरीके का वातावरण कायम कर दिया गया है कि केवल 2014 के बाद ही इस देश को दुनिया के लोग जानने लगे और जितने भी काम हुए हैं वो केवल 2014 के बाद ही हुए हैं। कम से कम अगर किसी और प्रधानमंत्री से आप सीख नहीं ले सकते थे तो अटल बिहारी वाजपेयी से सीख ले लेते। वो तो आपके अपने थे प्रधानमंत्री जी। अटल बिहारी वाजपेयी वो नेता थे जिनको विपक्ष के व्यक्ति भी उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते थे। हर व्यक्ति उनको पसंद करता था, उन्हीं से ले लेते। इस प्रकार की कोई भी वक्तव्य देने की बात हो या शिष्टाचार की बात हो, दूसरों को नीचा दिखाने में जो मज़ा आपको आता है शायद वो देश के जागरूक व्यक्तियों को नहीं आता। द टेलीग्राफ में पूरा का पूरा फ्रंट पेज पर बला 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 बला। क्या ऐसी हिम्मत देश में कोई भी अखबार जुटा सकता है? हम टेलीग्राफ को इस बात के लिए बधाई देंगे और हम टेलीग्राफ की पूरी टीम को सैल्यूट करते हैं। और इसलिए करते हैं कि टेलीग्राफ में जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो पत्रकार काम कर रहे हैं, जो यूनिट वहाँ पर काम कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि वो अनपढ़ व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है कि देश विरोधी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि उनको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, बल्कि उन्होंने संजीदगी से सोचने का काम किया। और उस पर स्मृति ईरानी आवाज़ उठाती हैं कि इन्होंने फ्लाइंग किस की। हालांकि इस बात का हम समर्थन नहीं करते। जब इस प्रकार के मुद्दे संसद में डिस्कस हो रहे हों, इस प्रकार के एक्टिविटी करना उसे किसी भी तरीके से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन हम स्मृति ईरानी और उन 20 सांसद महिला सांसदों से पूछना चाहते हैं, उनसे जानना चाहते हैं, जब देश की महिला खिलाड़ी, जब देश का गौरव बढ़ाने वाली खिलाड़ी, उनके साथ हुए जघन्य अपराध की FIR की मांग को लेकर जब वो जंतर मंतर पर बैठी हुई थी, उस वक्त उनकी आवाज़ क्यों नहीं उठी? क्या उनकी अंतरात्मा उस वक्त मर गई थी? और जब मणिपुर में नग्न महिलाओं को पूरे सरे राह
पूरी इतनी भीड़ के साथ घुमाने का काम किया, तब क्या उनकी अंतरात्मा मर गई थी? अब वो इस प्रकार का वक्तव्य देती हैं, इस प्रकार की शिकायत करती हैं, और उसके क्या स्मृति ईरानी को ये नहीं पता कि देश में जिस प्रकार, चाहे वो मणिपुर है, चाहे वो पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, क्या ये आंकड़ा स्मृति ईरानी के पास नहीं? महिलाओं के साथ कहीं भी कोई भी अपराध होता है, भले ही वो किसी की भी सरकार हो, उस सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है, उस सरकार का फेल्योर है। हम किसी सरकार को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, ये कोई भी सरकार, चाहे बीजेपी की है चाहे कांग्रेस की सरकार है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा करना, उनको सुरक्षित माहौल देना, लोगों के जान और माल की सुरक्षा करना। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी अपने आदमियों को बचाने का काम करती है, जिस तरीके से बीजेपी की वॉशिंग मशीन में चाहे कोई अपराधी हो, चाहे वो देशद्रोही हो, चाहे वो भ्रष्टाचारी हो, अगर उस मशीन में डालने का काम करोगे, वो वाश होकर के देशभक्त निकलता है, वो गंगा जल में पवित्र होकर निकलता है, वो पवित्र आत्मा हो जाता है। अब ये देखिए कि संसद के अंदर खड़े होकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया 2004 से लेकर 14 तक के भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लेकिन वो खुद भूल जाते हैं कि वो खुद उस सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, और उस भ्रष्टाचार को करने वाले ये लोग थे, और इन्हीं लोगों को बीजेपी ने शामिल करके अब कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किया गया। हम जानना चाहते हैं मोदी सरकार से और मोदी जी से, बीजेपी से, क्या ये भ्रष्टाचारी नहीं है? अगर 2014 से पहले की कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार किया, क्या ज्योतिरादित्य उसमें शामिल नहीं है? अगर ये भ्रष्टाचारी हैं तो आपने इनको टिकट देके, इनको बीजेपी में शामिल करके, इनको मंत्री बनाने का काम क्यों किया? क्या बीजेपी में ईमानदार लोगों की कमी है? क्या बीजेपी में ऐसे कार्यकर्ताओं की कमी है जो चुनाव नहीं लड़ सकते या लड़ना नहीं चाहते, जो नेतृत्व नहीं दे सकते? क्या केवल आपको भ्रष्ट लोगों को ही शामिल करके या कांग्रेस के नेताओं को शामिल करके उनको टिकट देके उनको नेतृत्व करना, उनको मंत्री बनाना है? ये देश की जनता देख रही है। जिन लोगों ने बीजेपी को खड़ा करने का काम किया, अपने आप को समर्पित करते हुए अपने आप को खपा दिया बीजेपी के लिए, उनको पूछने वाला अब कोई नहीं है। इन लोगों को चाहे किसी भी पार्टी का भ्रष्टाचारी हो, किसी पार्टी का अपराधी हो, उसको शामिल करेंगे, उसको टिकट देंगे, उसको मंत्री बनाएंगे, उसको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। इसे ये निंदनीय, हम इसकी निंदा करते हैं। देश के प्रधानमंत्री को संवेदनशील होते हुए मणिपुर पर बयान देना चाहिए था। कैसे आर्म एम्यूनेशंस लूट लिए गए और उनका स्टेटस क्या है, उन आर्म एम्यूनेशंस को रिकवर करने के लिए सरकार की क्या प्लानिंग है, क्या मजबूरी है कि बीरेन सिंह को, वहाँ के मुख्यमंत्री को नहीं हटाया जा रहा? डबल इंजन की सरकार होते हुए भी, पूरी की पूरी मशीनरी उनके हाथ में होते हुए भी फेल क्यों है? लोगों का विश्वास क्यों उठ रहा है? और लोगों का विश्वास जीतने के लिए देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, और उनकी चुप्पी पिछले 4 महीने से क्यों है? वो मणिपुर क्यों नहीं गए? और मणिपुर गए नहीं तो मणिपुर के बारे में वो बोले क्यों नहीं? और जब विशेष तौर पर संसद में अविश्वास प्रस्ताव इसी काम के लिए लाया गया था कि देश के प्रधानमंत्री संसद में बोलें, और वो मजबूर होंगे बोलने के लिए, लेकिन मणिपुर पर केवल 2.5 मिनट क्यों? आपको पूरा फोकस मणिपुर पर रखना चाहिए था। मणिपुर के साथ साथ जो नूह हरियाणा में घटना घटी है उस पर आपको फोकस रखना चाहिए था। इसके साथ साथ भले ही विपक्ष की सरकार जहां जहां है उस पर भी आप हमला करते, बैलेंस बनाते, लगता कि देश का प्रधान बोल रहा है और वो सत्य बोल रहा है, और लोगों को ये मैसेज जाना चाहिए था कि उनका जीवन सुरक्षित है। भले ही मणिपुर में आगजनी हुई, भले ही मणिपुर में जघन्य अपराध हुए हैं, लेकिन लोगों को लगना चाहिए था कि देश के प्रधानमंत्री संवेदनशील हैं और वो हमारी चिंता कर रहे हैं। कम से कम अपील कर देते। अपील नहीं करते तो जो इस प्रकार की घटना करने वाले थे उनको कड़े शब्दों में चेतावनी ही दे देते। जैसे राजनीतिक शब्दों में कहते कि हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में उनको चेतावनी संसद के माध्यम से दे देते। लेकिन पूरा देश जान चुका है, और 2024 के चुनाव में जिस प्रकार से आप अपनी गोटियां फिट करने का काम कर रहे हैं, ये देश की जनता बहुत समझदार है, वो समझ चुकी है। आपका जो 10 साल का कार्यकाल 2024 में पूरा होगा, उसके बाद आप संसद में बतौर प्रधानमंत्री नहीं आएंगे। ये लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। नमस्कार, मैं MP कौशिक, नवनिर्माण पार्टी से। नवनिर्माण पार्टी इस देश में सबसे अच्छा विकल्प है। नवनिर्माण पार्टी का साथ दीजिए और एक अच्छे विकल्प के साथ नेतृत्व करने के लिए तैयार हो जाइए।